Yes. Now we are to start a new topic, that is the second chapter of your first unit. First unit, second chapter. We have completed that first chapter, the meeting pool by Ruskin Pond. Now we are to start in the march of mind. March of mind by S. राधाकृष्णन. आप नाम से समझ गए होंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? आपको पता होना चाहिए, पता होगा. भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, द्वितीय राष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. अब आप देखिए कि ये बहुत एमिनेंट एजुकेशनिस्ट रहे, बहुत एमिनेंट एजुकेशनिस्ट रहे हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन. सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, वो बहुत बड़े एक नाम है भारतीय राजनीतिक और साहित्यिक और एजुकेशनिस्ट परिदृश्य है. एक और इंफॉर्मेशन आपको पता ही होगी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? आप सभी को पता है, क्योंकि ये भी पेशे से टीचर थे और एक टीचर के पद से देश के राष्ट्रपति के पद तक पहुंचना अपने आप में अनुपम उदाहरण है, बहुत बड़ा उदाहरण है. पर ये बने तो आप देखिए कि ये किस कैलिबर, किस योग्यता के व्यक्ति रहे होंगे. आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं. टाइटल पे आते हैं अपने, द मार्च ऑफ माइंड. व्हाट डू यू मीन? क्या लगता है आपको मार्च ऑफ माइंड का मतलब क्या होना चाहिए? मार्च से आप क्या समझते हैं? कोई वो आपको मार्च वाला महीना याद आ रहा है? माइंड का महीना, क्या आइडिया आता है पहला? थोड़ा सा अपना मेंटल होरिजिन डेवलप करेंगे तो आपको पता होना चाहिए. इस लेवल पे फाइनल ईयर में आ गए. मार्च का मतलब मूविंग फॉरवर्ड, ट्रेडिंग, जो अपने इस तरीके से चलते हैं, दैट इज मार्च. कि हम मार्च कर रहे हैं आगे की ओर. मार्च ऑफ माइंड, मस्तिष्क की ऊर्ध्वगामी, आगे की ओर, ऊपर की ओर यात्रा. ये इसका शीर्षक को समझने का प्रयास करें. मस्तिष्क की आगे की ओर या ऊपर की ओर की यात्रा को द मार्च ऑफ द माइंड कहेंगे. ठीक है. अब इतने बड़े राइटर ने लिखा है, ये आप लोगों को मैं बता देता हूं, ये वैसे लिखा हुआ नहीं है. व्हाट इज दिस पीस? This is an extract from a speech delivered by S. Radhakrishnan during a convocation function. Convocation क्या होता है बेटा? जो अपने यहाँ पे भी होते हैं विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में, दीक्षा
दीक्षांत समारोह जिसको बोलते हैं, जब पीजी के स्टूडेंट हैं, रिसर्च स्टूडेंट हैं, उनको उनकी डिग्री है वो अवार्ड होती है, और उनकी एक तरीके से समझे दीक्षांत का मतलब क्या है कि शिक्षा पूर्ण होने पर जो उपाधि दी जाती है, उनकी शिक्षा पूरी हो जाती है तो उनको उपाधि दी जाती है, और उस उपाधि देने के अवसर पर बहुत बड़े किसी न किसी डिग्निटरी को बुलाया जाता है। सामान्यतया गवर्नर लेवल का जो चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटीज के व्यक्ति आता है, वो फिर आएगा तो आप ये समझो कि उन विद्वानों को, वुड बी लर्नेड पर्सन्स को एड्रेस भी करते हैं। उसी एड्रेस का एक हिस्सा ये अपना चैप्टर है द मार्च ऑफ माइंड, जिसको टाइटल दिया गया है। आप गौर से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा, ऐसा कुछ कठिन भी नहीं है, परंतु ये बात हमेशा दिमाग में रखें कि जितना बड़ा राइटर तो उतने अव्वल दर्जे की, उच्च कोटि की, उच्च श्रेणी की बात वो लिखेगा, ये आप मानकर चलो। वो यूं नहीं है कि कोई नए या छिछले व्यक्ति जैसी बातें करेगा या लिखेगा। अब आप देखिए, भारतीय शिक्षा जगत के पितामह, जैसे उपमा हम इनको दे सकते हैं, भारतीय शिक्षा जगत के पितामह जैसे व्यक्तित्व के धनी हैं, तो वो क्या कह रहे हैं? लेट अस स्टार्ट। मे आई एट द आउटसेट एक्सप्रेस विद डीप सिंसियरिटी माई सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन to the members of the court for electing me to the high office of the chancellor of the university. Sign of interrogation. ये क्या शो करता है? पहला सेंटेंस कि व्यक्ति को हमेशा ग्रेटिट्यूड का भाव रखना होता है, कृतज्ञता का भाव, कि मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जिन लोगों ने मुझे इस विश्वविद्यालय का चांसलर कुलाधिपति नियुक्त किया, तो उनका धन्यवाद बनता है। अब आप ये देखिए कि बहुत बड़ा पद होता है, जैसे राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति को भी कोई ना कोई तो प्रोसेस से बनाया जाता है, पर राष्ट्रपति तो सर्वोच्च पद है। उसी तरीके से गवर्नर जो है वो अपने स्टेट में सबसे बड़ा पद है, नो डाउट, पर गवर्नर भी अगर धन्यवाद ज्ञापित कर रहा है तो ये इस बात को परिलक्षित करता है, बताता है कि वो वास्तव में गवर्नर बनने लायक है। कोई व्यक्ति गवर्नर बन गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसमें एरोगेंस होना चाहिए। गवर्नर बन गया तो गवर्नर पद पे आने के बाद उस पद की गरिमा को बनाए रखना, और जिन किन्हीं भी लोगों ने यद्यपि योग्यता के आधार पर ही बनते हैं, पर कई बार पॉलिटिकल अप्रोच से भी बन जाते हैं। ध्यान में रखें, राजनीतिक समीकरण में फिट होते हैं, वो भी बन जाते हैं, पर जो योग्यता के आधार पर व्यक्ति बना है तो उसका आप पहला साइन यही माने। क्या है पहला साइन? कि वो बनने के बाद जिन लोगों के कारण, जिन लोगों ने उनके बनने में भूमिका निभाई, उनको धन्यवाद, कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करेगा, नहीं करेगा? करेगा, और करना भी चाहिए। तो पहली लाइन, पहले स्टेटमेंट में ही हमें ये सीखने को मिल रहा है कि
इतने बड़े पद को सुशोभित करने के उपरांत भी उन्होंने अपनी जो नैसर्गिक विनम्रता है उसका त्याग नहीं किया। जैसे हम किसी को पूछते हैं कि मे आई कम इन, इट इज कर्टसी, शिष्टाचार। विद्यार्थी पूछते हैं, क्लास में आते हैं, अरे भाई क्लास विद्यार्थियों के लिए ही होती है, क्लास विद्यार्थियों के लिए ही होती है और उनका आना वहां पर स्वाभाविक है। फिर भी वो शिष्टाचार कर्टसी के नाते पूछकर प्रवेश करते हैं। वो उनका पूछना उनके अच्छे संस्कारों की अभिव्यक्ति होती है कि उनको उनके पहले गुरुजी ने, पेरेंट्स ने सभ्यता संस्कार का अच्छा पाठ पढ़ाया है कि जहाँ कहीं भी जाओ अपनी मर्यादा हमेशा ध्यान में रखें। तो यही बात इन्होंने पहली लाइन में कहा है, डीप सिंसियरिटी, बहुत ही ईमानदारी पूर्वक मैं जिन लोगों ने मुझे यहाँ पहुँचाया है उनके प्रति कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करता हूँ। कोर्ट ऑफ मेंबर्स पहले कई लोग मिलके चुनते थे, वो ग्रुप है, कमेटी है, वो बनाती थी। वो एक प्रोसेस होता था कि भी इतने दावेदार हैं, अब 5 में से एक का चयन करना है, तो एक कमेटी बनाते 3 या 5 7 लोगों की, वो फिर चयन करती कि अमुक व्यक्ति इस आधार पे इन सब में बेटर है, तो उसको हम इस पद के लिए नॉमिनेट करते हैं। I appreciate the distinction of being your first elected chancellor under the provision of the New Delhi University Act। देखो ये एक्ट का नाम है न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट, और ये उस एक्ट के तहत चुने जाने वाले पहले कुलाधिपति कौन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे, फर्स्ट इलेक्टेड चांसलर। चांसलर के लिए भी चुनाव होना और उस चुनाव में अपनी योग्यता के आधार पर आना, ये बहुत बड़ी योग्यता है। It gives me great pleasure to find that the first degree which I confer as Chancellor in my is on my dear friend Sri Rajgopalachari। आप लोग ये नाम गौर से देखेंगे, श्री राजगोपालाचारी। अभी इंटरनेट का युग है, ज़माना है, आप सारे दिन काम में लेते हैं, वहाँ पे ये टाइप करके देखेंगे ना नाम, तो इनका आपको बहुत बड़ा परिचय भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मिलेगा, प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य में मिलेगा। राधाकृष्णन महोदय इस बात में बड़ी खुशी और गर्वोक्ति अनुभव कर रहे हैं। देखो, ग्रेट प्लेजर टू फाइंड द फर्स्ट डिग्री, कि जो पहली डिग्री है वो मैं प्रदान कर रहा हूँ। कन्फर का मतलब होता है प्रदान करना। एज चांसलर, चांसलर के रूप में पहले साइन मैंने किसको किए हैं, माय डियर फ्रेंड्स श्री 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 राजगोपालाचारी, मेरे प्रिय मित्र। क्योंकि बेटा जितने जितने हायर लेवल पे जाते हैं ना, फिर उसके बाद डिफरेंस है वो कम होता चला जाता है। इसका गुरुजी का और विद्यार्थी की ओर से हमेशा रहता है, पर गुरुजी को पता चलने लग जाता है कि अब ये नॉलेज में ऑलमोस्ट इक्वलेंट आ गया है।
and he always wished that he should exceed him. इक्वलेंट नहीं, मेरे से आगे जाए, मेरा जो स्टूडेंट है मेरे से आगे जाए, ऐसा हर गुरु जी की इच्छा होती है। तो जब वो रिसर्च कर लेता है, डॉक्टरेट कर लेता है, तो गुरु जी को ऐसा इतने वर्षों के अनुभव से पता चल जाता है कि ये अब अच्छे लेवल पे आ गया है, अच्छा मुकाम इसने हासिल कर लिया है, अब इसको मैं डियर फ्रेंड बोल सकता हूँ, प्रिय मित्रों की श्रेणी में रख सकता हूँ। अब चूंकि देखो विद्यार्थी है वो, तो उसके पास विद्यार्थी कभी भी गुरुजी का मित्र बनने की नहीं सोचता, ऐसा मैं मानता हूं एज ए स्टूडेंट कि हम हमेशा हमारे गुरुजी को गुरुजी ही माने, गुरुजी को कभी मित्र नहीं मानते या सोचते भी नहीं। गुरुजी हैं, इतने बड़े व्यक्ति हैं, इतना बड़ा हृदय रखते हैं, क्या कह रहे हैं, माय डियर फ्रेंड। अरे जो डिग्री दे रहा है, जिसके डिग्री पे साइन हो रहे हैं, और एक जो डिग्री ले रहा है, दोनों की मित्रता, उनके स्तर में तो अंतर मिलेगा ना। एक डिग्री दे रहा है, उस पे साइन हो रहे हैं, पहली डिग्री, तो वो तो ले रहे हैं, वो तो स्टूडेंट है, फिर भी उनको क्या कहा है, माय डियर फ्रेंड, क्योंकि ये कैलिबर वाले व्यक्ति हैं, ध्यान रखना दोनों ही, एस राधाकृष्णन और सी राजगोपालाचारी। We are all proud to admit him in our fellowship. We are all proud to admit him into our fellowship. कि हम उनको हमारी फेलोशिप में, हमारे साथ में लेकर बड़ा ही गर्व का अनुभव करते हैं, गर्व अनुभव कर रहे हैं कि श्री राजगोपालाचारी जैसे व्यक्ति को हमारे साथ लेकर, कोई भी किसी के साथ भी श्री राजगोपालाचारी जैसा व्यक्ति होगा तो वो गर्व महसूस ही करेगा। He is one of our most illustrious administrators and statesmen, well known for his common sense and courage, balance and judgment, qualities greatly needed in this confused age of conflicting standards. दोबारा पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को मैंने पहले ही बोला है कि जब भी आप वीडियो देखें, अपनी पुस्तक खोलकर सामने रखें, साथ में रखें, देखते हुए चले कि यहाँ ये लाइन चल रही है। He is one of our most illustrious administrators. एडमिनिस्ट्रेटर्स कौन होता है? प्रशासक। सबसे illustrious का मतलब चमकीला होता है, योग्यतम से है। आप ये समझे कि हमारे सबसे योग्यतम प्रशासनिक अधिकारियों में से एक है। कौन? श्री राजगोपाल। एडमिनिस्ट्रेटर के साथ साथ स्टेट्समैन। स्टेट्समैन कौन होता है? प्रवक्ता, प्रतिनिधि। हमारे पूरे देश के स्टेट्समैन, प्रतिनिधि। वेल नोन फॉर हिज कॉमन सेंस एंड करेज। देखिए ये क्वालिटीज सब साथ में अपने को बता रहे हैं, ध्यान, उनके माध्यम से अपने को बता रहे हैं, ध्यान में रखना। ऐसा नहीं है कि राजगोपालाचारी के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ये हमें बता रहे हैं इनडायरेक्टली कि किसी को बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनना हो, बहुत अच्छा देश का प्रतिनिधि बनना हो, तो उसमें क्या गुण होने चाहिए? कॉमन सेंस एंड करेज। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, उसके बावजूद भी अगर नहीं करते हैं तो वो उसी कोई बात बताइए। इसको कभी भी साधारण गुण न समझें।
इसको कॉमन सेंस। कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। जीबी शो ने कहा बहुत ही दुर्लभ गुण है, यद्यपि कहा क्या जाता है कॉमन सेंस। तो कॉमन सेंस होना चाहिए हम सब कहते हैं, पर होता नहीं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। कॉमन सेंस हमें एक सिविलाइज व्यक्ति बनाता है। एक सिविलाइज शिष्ट व्यक्ति बनने के लिए हमें कॉमन सेंस का होना अनिवार्य है। अब कॉमन सेंस में आप क्या समझेंगे? छोटे मोटे बातें, किसी के भी घर जाएं, नॉक, पहले का जमाना बता रहा हूं, आजकल तो बैल होती है, हमें बजानी चाहिए या नहीं बजानी चाहिए? उससे भी बेटर आजकल तो जब इतने साधन हो गए हैं तो हमें पूर्व में समय लेकर ही जाना चाहिए। किसी अनजान व्यक्ति के पास या एवं जानकार के पास भी तो पहले पूछें कि सर मैं आपके पास किस समय आ सकता हूँ, आप कब मुझे आधा घंटा का समय देंगे? तो वो बताएंगे मैं इस समय आपको 5, साढ़े 5 से 8 बजे फ्री हूँ, आप आ जाएं। फिर जाएंगे तो हमें नॉक करते हैं या बेल, वो बोले तो हम जाते हैं। ये क्या है? कहने में तो बड़ी सामान्य सी बात है, पर बेटा मैंने व्यक्तिगत अनुभव इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, अंदर हम हमारे घर में कैसे भी बैठे होते हैं, क्योंकि घर है। ऑफिशियल भी पूछ के जाना चाहिए, ध्यान में रखना। ऑफिशियल का ही नहीं है कि ऑफिस में भी सीधे चले गए। कॉमन सेंस होता है, डिग्निटी होती है। घर में मेरे को याद है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, घर में अंदर बैठे आप भोजन कर रहे हैं, व्हाट्सएवर तो आप कुछ भी कर रहे हैं, सीधे अंदर वहां तक। अब वो व्यक्ति अच्छे पद वाला, वो भी आ, तो उसको कहना भी अजीबोगरीब लगता है, फिर भी आई यूज टू से बोल देता ब्लंटली। बुरा लगता है तो लगे कि आप ऐसे सीधे ही अंदर आ गए, आपको नॉक करना चाहिए था। तो आप जवाब सुने, उस पर आपको और भी वचनबा होगा। क्या बोले पता है? जब गेट खुला था तो इसका मतलब हम अपने घर का गेट खुला रख के नहीं बैठ सकते। गेट खुले में तो पशु आया करते हैं, आदमी तो नॉक ही करके आएगा ना। गेट खुला है इसका मतलब हर कहीं पे अपन गेट खुले के अंदर चले जाएंगे। गेट तो और भी बहुत लोगों के खुले हैं, गेट खुला है इसका मतलब हम बिना नॉक के अंदर चले जाएं। ये आर्गुमेंट सुनिए आप। ये कॉमन सेंस होता है। कहीं भी अंदर प्रवेश करे तो जूते चप्पल देखे कि वहां अलाउ है या नहीं है। अलाउ हो तो ही अंदर लेकर जाते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, पर ये कह रहे हैं कि इनमें कॉमन सेंस है और होना ही चाहिए। बड़े आदमी में आपको सभी में शिष्टता और कॉमन सेंस 100% मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो ऐसे ही नहीं पहुंच जाते। और कॉमन सेंस के साथ साथ देखिए करेज, साहस। कॉमन सेंस होने का मतलब कोई कमजोर होना नहीं है। जैसे विनम्र होने का मतलब कहते ही ऐसा, अपने यहाँ उनका इंटरप्रिटेशन करते हैं मन मर्जी। कोई विनम्र व्यक्ति दिखता है ऐसे ही मेरे को नमस्ते कर रहा था, वो महामूर्ख होता है। जो व्यक्ति जितना शक्तिशाली पावरफुल होगा उतना आपको विनम्र मिलेगा। प्रदर्शन थोड़ी करता हुआ मिलेगा सारे दिन कि मैं इतना पावरफुल हूं या मेरे कहने से ये हो जाता है वो हो जाता है, इतना मैं सामर्थ्य रखता हूं। एकदम पोलाइट। करेज, करेज होने का मतलब
ये नहीं है कि उसमें विनम्रता नहीं होगी। विनम्रता साहसी लोगों का आभूषण है। विद्वान और साहसी व्यक्ति हमेशा आपको विनम्र ही मिलेंगे। लेकिन बैलेंस्ड अप्रोच, साथ में क्या लिखा है, बैलेंस एंड जजमेंट, ये गुण मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये उन्होंने कॉन्वोकेशन समारोह में श्री राजगोपालाचारी के व्यक्तित्व को माध्यम बनाकर उन सभी स्कॉलर्स के लिए कहे हैं, और वही हमारा दायित्व है कि हम आप लोगों के लिए कन्वे करें कि अच्छे स्कॉलर, अच्छे विद्वान कौन बनते हैं, जिनमें विनम्रता होगी, साहस होगा और बैलेंस, संतुलन, कभी भी एक्सट्रीम में जाने का प्रयास न करें। एक्सट्रीम यद्यपि हमेशा आकर्षित करता है, पर देखिए इतने महान धरती पर पैदा हुए फिलोसोफर्स में से जिनको लोग भगवान ही मानते हैं, भगवान के रूप में पूजते हैं, गौतम बुद्ध, उन्होंने जीवन को मध्यम मार्ग से जीने के लिए प्रेरित किया है, कहा है, जिसको उन्होंने अपनी भाषा में सम्यक मार्ग कहा है। सम्यक मार्ग क्या है? बैलेंस्ड, कि हम अतिवादी न बने कभी भी, कि एक्सट्रीम पे या तो इधर या इधर, ऐसा नहीं। मध्यम मार्ग है वो मनुष्य के लिए सर्वोत्तम है। बैलेंस होना जरूरी है जीवन में, एक्सट्रीम पे नहीं जाए। साथ में जजमेंट, देखिए निर्णय क्षमता ही आपको आगे ले जाती है। व्यक्ति की निर्णय क्षमता उसका बहुत बड़ा गुण होता है कि आप कितना जल्दी, कितना सही और संतुलित निर्णय ले पाते हैं, और फिर उस पर अडिग रहना। निर्णय बार बार बदलना शोभनीय नहीं है। निर्णय जब ले लिया तो उस निर्णय पे अडिग रहकर उसको बैक करना कि हमारा ये डिसीजन है और हमें ये करना है। बैलेंस एंड जजमेंट, संतुलन होना चाहिए और निर्णय क्षमता हो। क्वालिटीज ग्रेटली नीडेड, इन गुणों की बड़ी भारी आवश्यकता है। इन गुणों की बड़ी भारी आवश्यकता है। क्यों? इन दिस कंफ्यूज्ड एज ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग स्टैंडर्ड्स, ये जो वर्तमान में कंफ्यूजन की एज का मतलब है युग, ये युग ऐसा चल रहा है कि लोगों में निर्णय क्षमताओं का अभाव हो गया है, या ऐसा समझे कि वो द्वंद्व में जीवन जी रहे हैं। द्वंद्व में कि इधर जाऊं या उधर जाऊं। जैसे स्पिरिचुअलिज्म और मैटीरियलिज्म, अध्यात्मवाद और भौतिकवाद, उनके बीच सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं। अब हमें कोई जन्मते ही साधु भी नहीं बनना है, तो ऐसा नहीं है कि कभी हम अपने आत्मोत्थान के बारे में सोचे ही नहीं और जीवन भर खाने पीने में लगे रहे, कमाने खर्चने में ही लगे रहे। देखिए दोनों बातें जीवन का हिस्सा है कि खाना पीना, कमाना, खर्चना, ये भी हमारे जीवन का हिस्सा है, पर हमें इसी काम के लिए इस धरती पे नहीं भेजा गया। उससे आगे मंजिलें और हैं। वो यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं, कंफ्यूज एज ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग स्टैंडर्ड्स। कॉन्फ्लिक्टिंग क्या है? विरोधाभासी स्टैंडर्ड्स, मापदंड। ये जीवन में बड़े भारी विरोधाभासी मापदंड हो रहे हैं। अब देखिए विरोधाभासी मापदंड मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं कि एक तरफ तो हर पेरेंट्स, हम सारे के सारे बच्चे को शिक्षित करना, उसकी एजुकेशन
उसको बड़ा भारी महत्व देते हैं कि नहीं देते? कि बच्चा गुणवान शिक्षित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सभी चाहते हैं। इसको आप ये समझें कि सरस्वती का उपासक। कॉन्फ्लिक्टिंग स्टैंडर्ड्स की बात चल रही है और हम बढ़ावा किसको देते हैं? लक्ष्मी के उपासक। जो धनवान है, चाहे वो गुणी है या नहीं है, पढ़ा लिखा योग्य है चाहे नहीं है, अगर जिसके पास अच्छी मात्रा में धन है तो उसको वो सारा जो एक पढ़े लिखे व्यक्ति को मिलता है उससे ज्यादा रेस्पेक्ट मिलता है या नहीं मिलता है? लोग उसके आगे पीछे चक्कर लगाते हैं, राजनीतिक पार्टियां उसको टिकट देती है कि योग्यता का मानदंड क्या है? कि पैसे वाला है, धन उसके पास कुछ ज्यादा है। ये कॉन्फ्लिक्टिंग स्टैंडर्ड्स है बेटा। अब एक तरफ तो स्टैंडर्ड्स मानदंड में हम ज्ञानवान, जो इन्होंने बताया है, निर्णय क्षमता वाला, बैलेंस्ड अप्रोच वाला, धीर वीर गंभीर, ऐसा व्यक्ति चाहते हैं। और हम वरीयता किसको देते हैं? पैसा। उसमें चाहे ये गुण हो चाहे मत, ज्यादातर नहीं होता। ये कॉन्फ्लिक्टिंग स्टैंडर्ड्स हो गए, विरोधाभासी, कि भाई जैसा सोचे वैसा ही तो करे फिर। अरे अगर मैं एक टीचर हूं तो मैं इंटेलिजेंट को महत्व दूं या पैसे वाले को महत्व दूं? किसको देना चाहिए? निश्चित रूप से योग्य को ही देना चाहिए, उसमें क्या बात है। पर देते किसको हैं? कोई बड़े पद वाला, कोई राजनीतिक अप्रोच वाला, कोई पैसे वाला आ गया। दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन इन पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व में विरोधाभास। सबके चारों तरफ नजर उठा के देखना, दिखेगा। बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। ये कह रहे ये युग ही ऐसा चल रहा है, इसलिए ये गुण इस ऐसे युग में और ज्यादा आवश्यक हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। द यंग मैन एंड वीमेन हु आर टेकिंग देयर डिग्रीज टुडे हैव इन हिम एन एग्जाम्पल टू गाइड देम। ये मैंने आपको पहले ही इंडिकेट कर दिया था, पहले ही बता दिया था कि ये जो श्री राजगोपालाचारी नाम लिया है, श्री राजगोपालाचारी नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने स्पीच में लिया है। ये आप ऐसा मानकर चलें कि एक उदाहरण के तौर पर लिया है और हमें उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि भाई बने तो ऐसे बने, ऐसे योग्य व्यक्ति हम बन के दिखाएं कि दूसरे भी हमसे कुछ न कुछ सीखें, कुछ न कुछ प्रेरणा लें। जब कुछ हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बस पढ़ लिए, लिख लिए और पैसा कमाने लगे। नो, हमें धन के साथ साथ यश और जो क्या देखना चाहिए, धन के साथ साथ हमें सम्मानजनक, आत्मसम्मान पूर्वक कार्य किया जाने वाला और वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, समाज के भले के लिए किया जाने वाला कार्य, वो हमें निश्चित रूप से देखना चाहिए, उसको वरीयता देनी चाहिए। जभी हम एस राधाकृष्णन के अनुसार पढ़े लिखे और गुणी लोगों की श्रेणी में कब आएंगे? जब हम इस तरीके से समाज के हित में सोचेंगे, इतने गुणों का हमारे चरित्र में समावेश करने का प्रयास करेंगे,
और अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, अच्छे स्पोक्समैन, अच्छे स्टेट्समैन को अपना आदर्श मानेंगे, उससे शिक्षा लेंगे। आप लोग देखेंगे श्री राजगोपालाचारी का व्यक्तित्व तो वास्तव में आपको पता चलेगा कि बहुत गुणी व्यक्ति थे। बड़े बड़े पदों को उन्होंने सुशोभित किया अपनी योग्यता के आधार पर। वापस दोहरा रहा हूं, ऐसे व्यक्तियों से पूरी युवा पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए। इन्होंने क्या कहा है कि जो युवा आज अपना फाइनल डिग्री ले रहे हैं वो श्री राजगोपालाचारी जैसे व्यक्तित्व से अपने जीवन में प्रेरणा लें, उनके गुणों को आत्मसात करें और जीवन में आगे बढ़े। ये बात ध्यान में रखने की है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। एग्जाम में निश्चित रूप से कुछ न कुछ इसमें से आता है, ध्यान में रखना। आप रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट है, बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा नाम है एस राधाकृष्णन। इसलिए आप इसको गंभीरता से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। कहीं पर भी डाउट लगे यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।